ईंट, मनके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता कक्षा 12 का चैप्टर है, पहला चैप्टर, जिसमें पूरे पाठ को एक ही वीडियो में है वो समझाया गया है। इस वीडियो में अपन जान सकेंगे कि किस प्रकार की ईंटें हैं वो काम में ली जाती, क्या कच्चे घर थे, क्या पक्के घर थे, क्या उस समय भी ये जो अभी धान मिल रहा है ईसा के पूर्व क्या पहले भी मिलता था, किस प्रकार के जानवर है उस समय कृषि कार्य हेतु उपयोग किए जाते थे, किस प्रकार उनकी नगर की योजनाएं थी, किस प्रकार उनकी गलियां होती थी, क्या इस समय की तरह की उस समय भी गलियां होती थी। यह संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में अपन जान पाएंगे। चैप्टर नंबर 1, संस्कृति शब्द का अर्थ है पुरातात्विक। संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्व ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली, एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या एक काल खंड से संबंध पाई जाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। एक काल खंड में जो समान रूप से पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई उसी के नाम पर इसका नामकरण है वो हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। इसका काल निर्धारण है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच है वो किया गया, ईसा पूर्व। हड़प्पा संस्कृति काल को 3 भागों में बांटा जाता है, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, फिर विकसित हुई हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती यानी विकसित के बाद वाली संस्कृति। ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है इसे ईसा पूर्व कहते हैं, और आज से पहले यानी ईसा के जन्म के बाद के समय को आज से पहले है वो कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है वो मुहर है। मुहर है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति से खुदाई स्थल से मिले भोजन के अवशेष कौन कौन से? अनाज है वो अनाज में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल, बाजरे के दाने हैं वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं। उस समय ये चीजें हैं खाई जाती थी। जानवरों की हड्डियां मिले जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका प्रयोग है वो कृषि कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, वृषभ यानी बैल, इनकी हड्डियां मिली है। मछलियां और पक्षी के अवशेष भी उस समय मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं या जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो आवास उस समय की जानकारी में मर्द भांड, आभूषण, औजार, मोहरें और इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के, ये सभी हमारी उस समय की जानकारी को पुख्ता करते हैं। और इन साक्ष्यों के आधार पर ही हम पता चलता है कि भाई उस समय इनके आधार पर ये चीजें या हड़प्पा संस्कृति है वो ये चीजें चलती थी, या आवास है वो इस प्रकार के थे, औजार इस प्रकार के थे, मोहरें भी चलती थी और इमारतों में क्या क्या प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह संस्कृति है वो पाई जाती थी। कृषि के अवशेष चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं उस समय। चोलिस्तान जो अपने राजस्थान की सीमा और पाकिस्तान का जो बीच का मरुभूमि का क्षेत्र है वो चोलिस्तान कहलाता था। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन यानी कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। जो आरंभिक 3 भागों में बांटा गया था उसमें जो पहला है आरंभिक भाग। अफगानिस्तान में सोतगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के भी कुछ अवशेष मिले हैं, उस समय नहरें भी थी, इसके आधार पर अपन कह सकते हैं। धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग है संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था, तो उस समय जलाशयों के अवशेष भी हमें मिलते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि उस समय जलाशयों का निर्माण भी हुआ था। इधर मांडा जम्मू कश्मीर से मांडा से लेकर के महाराष्ट्र के दायमाबाद और इधर उत्तर प्रदेश के आलमगीर और इधर है सुतके गाडेर यानी अफगानिस्तान तक ये क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता है वो फैली हुई थी। यहाँ जगह जगह से अपने को है वो स्थान प्राप्त होते हैं।
गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान के 2 क्षेत्र भी मिले हैं। और ये स्थान चोलिस्तान कहलाता था। जो इस पंजाब, राजस्थान और पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है, इस स्थान को चोलिस्तान कहा जाता था। चोल है वो तुर्की भाषा का शब्द है। चोल मरुभूमि जिसको कहा जाता है, मरुभूमि। तो ये स्थान है वो चोलिस्तान कहलाता था। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला दुर्ग, दूसरा निचला शहर। दुर्ग है वे कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी और दुर्ग की दीवारों से घिरा हुआ था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी दुर्ग वाला जो ऊंचे वाला स्थान था उसको सार्वजनिक प्रयोग के लिए ही किया जाता था। और जो निचला शहर था वो आवासीय भवनों के उदाहरण है प्रस्तुत करता है। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। तो दुर्ग यानी ऊंची बस्ती और निचला शहर यानी नीचे की बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जल निकास प्रणाली अनूठी थी। घरों के गंदे पानी की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा गया था। सड़कों के साथ साथ नालियों को भी बनाया गया था और सड़कों और गलियों के अगल बगल आवासों को बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता के सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या थे? नहरें, कुएं और जलाशय। देखिए ग्रिड पद्धति जैसे यह मुख्य रोड है। मुख्य रोड से ये समकोण पर काटती हुई जो गलियों की रोड है। ग्रिड पद्धति से तात्पर्य है कि ये दरवाजे हैं, जो घरों के दरवाजे हैं, ये सभी मेन रोड पर नहीं खुलते थे, मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, बल्कि ये जो गलियों वाली सड़कें हैं इन पे खुलते थे। देखो ये दरवाजा जिसे दिख रहा है आपका, तो ये दरवाजे है वो गलियों की सड़कों पे खुलते थे एक ही ग्रिड पद्धति में, जिसको अपन बोल सकते हैं ग्रिड पद्धति। यानी मुख्य सड़क पे दरवाजे न खुल करके इन जो गलियों की सड़कें हैं इन्हीं पे दरवाजे खुलते थे। और नालियों का निर्माण भी इनके साथ साथ ही किया गया था। सड़क जैसे ये गलियों वाली सड़क आ गई तो गलियों वाली जो नाली है मिल करके मेन रोड में मिल जाती थी। विशाल स्नानागार की विशेषताएं। एक आयताकार जलाशय जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था। ये जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां थी। आयताकार रूप में जलाशय आयताकार रूप में होते थे और लास्ट तक जहां तक पानी होता था वहां तक सीढ़ियां हैं वो होती थी। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते थे? कार्निलियन सुंदर लाल रंग का, जेस्पर और स्फटिक क्वार्ट्रज, ये सभी है वो इनसे मनकों का निर्माण है वो होता था। शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फयोंस, पकी हुई मिट्टी सभी का प्रयोग है वो मनके बनाने में होता था। इनके आकार जैसे चक्राकार हो गया, बेलनाकार में भी मिलते थे मनके, गोलाकार भी मिलते थे और खंडित भी होते थे। तो इन सभी जो पदार्थ है इनका प्रयोग है वो मनकों में किया जाता था। इनकी कार्य की विशेषताएं। भाई बस्ती का नियोजन या प्लानिंग किस प्रकार से की जाती थी बस्ती के बसाने की? तो बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया था, जिसका उदाहरण हमें यहाँ बनी ईंटों से पता चलता है, जो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई जाती थी। एक निश्चित अनुपात में यह वो ईंटें होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में है प्रयोग में लाई जाती थी। यानी एक ही समान ईंटों से है वो मकान बनाए जाते थे। बस्ती का निर्माण है वो किया जाता था, यानी प्लानिंग के तहत किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं। नालियां पक्के ईंटों से बनाई गई थी। सड़कों के साथ नालियां भी बनाई जाती थी। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। नालियों को ऐसे ईंटों से ढका गया जिसे नाली सफाई के समय आसानी से हटाया जा सके, यानी एक ईंटों से इनको ढक दिया जाता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग भी किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता और गंदा पानी गली की नालियों में है वो बह जाता था।
बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियां भी बनाई जाती थी। आवासीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं, गृह स्थापत्य कला की विशेषताएं। भाई आवासीय जो व्यवस्था है उनकी क्या क्या विशेषताएं, घर कैसे बनाए जाते थे। कई आवास एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। जो ये आंगन था, यानी आंगन बीच में और साइड में कमरे होते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन को सीधा नहीं देख सकते। मुख्य द्वार से हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। उस समय सीढ़ियां भी मिली है। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। जो रास्ते में आते थे उनको प्रयोग कर सकते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी।